सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? बढ़िया है। तो देखिए, कल अपन जो चल रहे थे वो विनीता जी नमस्कार, राधे कृष्णा। सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट से। बिल्कुल, कुलदीप जी, प्रतिज्ञा जी, कंचन जी, सभी को नमस्कार। कल अपन चल रहे थे किस पर? व्याकरण पर, है ना भाई? सॉरी, वर्णमाला पर। वर्णमाला पर अपन चल रहे थे और वर्णमाला मैंने आपसे कहा था कि वर्णमाला बनी होती है स्वर प्लस व्यंजन की। तो इसकी परिभाषा अपन ने कल क्या पढ़ी थी? परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी थी? वर्णों का क्रमबद्ध समूह या वर्णों का व्यवस्थित समूह, यही पढ़ा था ना कल। पिछली क्लास से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप ये बता दो बस, इतना साक मुझे। सारी आ रही है ना समझ में? वर्णों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। को वर्णमाला कहते हैं जिसमें स्वर 11 तथा व्यंजन 33 होते हैं। अतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। 44 होती है। ये अपन को ध्यान रखना है। और ध्यान रहे, क्या ध्यान रखना अपन को? पॉइंट नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। अब तुम बताओ कितनी होती है? मैं नहीं बताऊंगा। अब इनका उत्तर मैंने कल बता दिया था। अब आप बताओ इनका उत्तर। पहले का उत्तर क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तीसरा, देवनागरी लिपि के अनुसार
लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तीनों का उत्तर बताइए फटाफट से। तो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिस सवाल में वर्णमाला शब्द का प्रयोग करता है वो वर्णमाला शब्द का प्रयोग करता है, तो वर्णमाला का मतलब होता है स्वर और व्यंजन। तो देखो इसका उत्तर कितना है, 44। इसका भी कितना है, 44, और इसका भी कितना है, 44। ये ध्यान रखेंगे। चौथा सवाल मैंने आपको लिखा था हिंदी में वर्णों की संख्या। अरे ये वर्णमाला में तो पूछ रहा, लेकिन कुल किस में पूछ रहा? वर्णमाला में ही पूछ रहा है। पीछे मुड़ के देखना, अपन को 52 उत्तर नहीं होगा प्रतिज्ञा। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर आपका होगा 52। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है पूरी हिंदी में। अगर आपको इसी सवाल को वो ऐसे पूछ ले कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में? तो वो पूछ हिंदी में ही रहा, कुल किस में पूछ रहा? वो हिंदी में ही पूछ रहा है। तो उत्तर कितना होगा आपका? 52। अगर आपको इसी सवाल को घुमा के पूछ ले कि देवनागरी लिपि के अनुसार बताओ, देवनागरी लिपि के अनुसार, लिपि के अनुसार, अनुसार हिंदी में, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको उत्तर करना है 52। आपको पूछ ले कि वर्तमान में, वर्तमान में हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ आके आपका उत्तर बदल जाएगा। यहाँ उत्तर आपको 53 करना है। यस, कितना करना है आपको? 53 करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आप, परंपरागत, परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी है? परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी है? लिखो देखें। परंपरागत व्यंजनों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो यहाँ आपको उत्तर 11 करना है, यहाँ उत्तर आपको 33 करना है। वर्णमाला शब्द आवे तो 44 और वर्णमाला शब्द नहीं आवे तो 52, और वर्तमान शब्द का प्रयोग करे तो 53 करना है। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना। वर्णमाला में परंपरागत वर्ण कितने हैं? वर्णमाला में परंपरागत वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में परंपरागत वर्णों की संख्या कितनी है?
एक मिनट। तो वर्णमाला में परंपरागत वर्ण कितने हैं? तो वर्णमाला शब्द का प्रयोग कर दिया तो कितने हैं? तो आपका उत्तर जवाब होगा कितने हैं? 44 है। वर्णमाला में परंपरागत वर्ण कितने हैं? 44 है। अगला नोट देखेंगे अपन। आगत या ग्रहित स्वर कौन सा है? या ग्रहित स्वर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा, उसका नाम है ओ। आपसे सवाल पूछ ले कि विशिष्ट व्यंजन कौन सा है? विशिष्ट व्यंजन जो अभी नया ग्रहण किया है, तो विशिष्ट व्यंजन आपका ये जो लय जैसी आकृति का है, ये वाला, ये आपका विशिष्ट व्यंजन है। क्लियर है? ये कहाँ से ग्रहण किया है? तो अंग्रेजी से। ये कहाँ से लिया है? अंग्रेजी भाषा से। ये कहाँ से लिया है? तो मराठी भाषा से। मराठी से ग्रहण किया है इसको। ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे। ये मेरी कुछ बातें थी जो मैंने आपको फिक्स बातें हैं वो सारी क्लियर कर दी है। हो जाएगी क्लियर सबको? बताओ आप फटाफट से। ये सारे सवाल क्लियर है क्या नहीं? आप तो इतना बता दो मुझे। सारी बातें क्लियर हो तो आगे बढ़ूं मैं। कोई बात क्लियर नहीं है तो बताओ। सबको क्लियर है ये सब चीज? ये सारी चीज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब देखिए आप, अब लिखिए आप विशेष। अब लिखे आप विशेष। देखो, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या 44 होती है, जबकि हिंदी में, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, 52 होती है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, वर्तमान में, वर्तमान में हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या 53 हो गई है। 53, 53 हो गई है। कितनी हो गई है? 53 हो गई है। क्लियर हो गया? ये विशेष कैसे हो गई है, ये पूरी अपन को पूरी डिटेल देखनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले अपन देखेंगे 44 वर्णों को। 44 वर्ण है, वो है आपके वर्णमाला में, वर्णमाला में। अब ये कौन कौन से हैं 44 वर्ण? इसमें एक तो स्वर है, इसके अलावा एक स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, एक आपका
अंतस्थ व्यंजन है और एक आपका ऊष्म व्यंजन है। एक आपका कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। अब देखो स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर 11 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। ये कहां से कहां तक है? कैसे और मैं तक है। ये कौन है? तो आप यार से लब कर लो। देखो यार से लब अभी लिखाएंगे अपन। यार से लब यानी ये रे ले वे, ये रे और ले और वे, ये रे ले वे, ये 4 आपके कौन है? अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, से और आपका ये वाला से और ये आपका है, ये हो गया आपके ऊष्म व्यंजन। तो आप देखिए टोटल टोटल कितने हो गए? 25 और 11 36 और 4 40 और 4 44 हो गए ना, पूरे 44 वर्ण हो गए। 44 वर्ण। तो ये तो अपन के कौन से हैं? वर्णमाला में आपके वर्ण है टोटल। अब नया क्या है वो अपन अलग अलग पढ़ेंगे। और 2 वर्ण है वो आपके अयोगवाह है। 2 वर्ण वो आपके कौन से हैं? अयोगवाह। अयोगवाह में आपको समझाऊंगा। आपको अभी इतना ही ध्यान रखना। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग और ए, ये आपके अयोगवाह है। वर्णमाला के अतिरिक्त है। वर्णमाला में इनकी गिनती नहीं होती है। न स्वर है न व्यंजन है ना, ध्यान रहे। न स्वर है, न स्वर है, न व्यंजन है, न व्यंजन है। ये अयोगवाह वर्ण है। इसके अलावा 2 वर्ण है आपके। 2 वर्ण है, उनका नाम है उच्छिप्त और इसके 6 नाम मिलते हैं। उच्छिप्त मिलता है, इसी को हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को हम अतिरिक्त के अलावा ताड़न जात कहते हैं। ताड़न जात के अलावा इन्हीं को अपन द्विस्पर्शी कहते हैं। द्विस्पर्शी के अलावा द्विस्पर्शी के अलावा इनको द्विगुणी कहते हैं। द्विगुणी, हाँ जी, क्लास में हूं जी अभी। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? द्विगुणी। 1 2 3 4 और 5 नाम हो गया। और इसी को अपन कहते हैं नुक्ता वर्ण। तो वो कौन से वर्ण है? ड़ और ढ। तुम कहोगे सर इतने नाम क्यों पड़े इसके? तो इतने नाम इसलिए पड़ गए, देखो ध्यान से। उत्क्षिप, उत का मतलब ऊपर उठाकर, छिप यानी फेंकना। तो किसी वर्ण को जब बोलते हैं हम तो जीभ को ऊपर उठाकर नीचे फेंकते हैं। ड़ ड़, बिना जीभ को हिलाए हम बोल नहीं सकते। ड़ ड़, तो ऊपर उठाकर नीचे फेंकते, इसलिए उत्क्षिप्त है। अतिरिक्त इसलिए है क्योंकि वर्णमाला में इनकी भी गिनती नहीं है, इसलिए अतिरिक्त व्यंजन है। ताड़न जात इसलिए है कि इनको बोलते समय जीभ तालू से टच करती है ऊपर और फिर नीचे आ जाती है, इसलिए ताड़न जात है। द्विस्पर्शी इसलिए है कि ये 2 जगह स्पर्श करते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और नुक्ता वर्ण इसलिए करते हैं कि ये जो मैंने छोटी छोटी बिंदी लगाई, इनको हिंदी में नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, इसलिए इनको नुक्ता वर्ण कहते हैं। तो 2 वर्ण आपके कौन से हो गए? ये वाले हो गए। अब आपके पास में 4 बचे संयुक्ताक्षर। 4 वर्ण है वो है आपके संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? तो इनकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अभी। 6 त्रय ग और श्रय, ये आपके 4 वर्ण है वो क्या है? आपके संयुक्ताक्षर है ना। ये किस किस से मिलके बने हैं? तो आप ध्यान रखेंगे
कै प्लस ऐसे कैसे याद रखेंगे वो तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा अभी। तय प्लस रे से, तय आधा है रे पूरा है। जय प्लस ये से बना है आपका गे, और श्रय बना है आपका से आधा और रे से। मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। अब आपके पास हो गई, लेकिन इसमें प्लस एक और कर दिया अब नया, है ना। एक वर्ण जो मिलाया है वो विशिष्ट व्यंजन मिला दिया। कौन मिला? विशिष्ट मिला नया मान में। और व्यंजन कौन सा होता है? तो वो होता है ऐसे लिया है। तो वर्तमान में संख्या कितनी हो गई है? इनकी 53। वर्तमान में संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। बात समझ में आ गई क्या? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। वर्तमान में संख्या कितनी हो गई? उनकी 53। जल्दी बताओ, समझ में आई कि नहीं आई ये बात? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है, हिंदी में 52 है, लेकिन हिंदी में वर्तमान में 53 है। 53 कैसे हुई? तो 44 वर्ण है वर्णमाला में, स्वर स्पर्श व्यंजन अंतर टोटल मिला के 44 है। स्वर 11 है, स्पर्श व्यंजन 25 है, 4 है। दो वर्ण अयोगवाह है, दो वर्ण उत्क्षेपक्षर है। इस प्रकार से ये वर्णमाला में ये तीनों वर्णमाला में शामिल नहीं, ये तीन वर्ण में शामिल नहीं है, में शामिल नहीं है। वर्णमाला में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, ये तीनों में शामिल है। वर्णमाला में तो वही वर्णमाला के भाग, ठीक है ना, और भी वर्णमाला में शामिल नहीं है। ये तीनों आप चारों कर सकते हैं, ये भी वर्णमाला में शामिल नहीं है। आपको इस वर्तमान में वर्णमाला से है 53। अब तुम कहोगे सर ये क्षेत्र श्रेय है, इसको याद हो जावे, ये वाली बात आपकी यहाँ पर आती है। तो करता हूँ जाने की कोशिश करता हूँ, तो इसको समझिए आप। आपको एक ट्रिक लिखा रहा हूं मैं। जैसे कुछ बालक होते हैं, अपन काफी दिनों में घर जाते हैं, तो कुछ बालक तो जाते ही पैर छूते हैं कि अंकल जी आ गए हैं, पापा आ गए हैं, मामा आ गए हैं, और वो आदर करते हैं। तब अपन ये कहते हैं ये बालक अच्छा है, ये पूरा बालक है। और कुछ बालक जाते ही घूंसा मारते हैं, बाढ़ खींचते हैं, है ना, बालों को खींचते हैं, बालों को खींचते हैं। वापस चला लीजिए वीडियो आप विनीता जी। बाल खींचते हैं, है ना, बदमाशी करते हैं, तो वो अपन कहते हैं ये आधा अधूरा बालक है, अपन कहते हैं आधा अधूरा बालक है। तो देखो अपन को एक ट्रिक याद रखनी है। सिर पे चढ़ रहा कोई बालक, सिर पे ही चढ़ रहा, कहते हैं सिर पे ही क्यों चढ़ रहा है? सिर चढ़े, सिर चढ़े तो अधूरे, सिर पे चढ़ता है तो बालक अधूरा है। और पैर पड़े, पैर पड़े तो पूरे, पैर छू रहा है तो बालक पूरा है, और सिर पे चढ़ रहा है तो बालक क्या है? अधूरा है। सिर चढ़े तो अधूरे, पैर पड़े तो पूरे। कैसे? देखिए स्थिति क्या है इसकी, आपको ध्यान रखना। इधर कोई भी डंडा गिरता है इसका मतलब होता है पूरा रह, और इधर कोई भी डंडा गिरता है इसका मतलब होता है आपका हलंत, इसका मतलब होता है हलंत। और यदि कोई वर्ण के ऊपर ऐसे जाता है तो इसका मतलब होता है आधा रे, इसका मतलब क्या होता है? आधा रे। और यदि किसी वर्ण के नीचे हम ऐसी मात्रा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है री स्वर। कैसे? देखो जैसे मैंने ग्रह में ये ग्रह लगाया तो ये पूरा रह है नीचे इधर की तरफ। जैसे दे में मैंने ऐसे हलंत लगाया तो ये हलंत है आपका।
जैसे मैंने धर्म शब्द लिखा, धर्म में ऊपर रह गया तो इसके ऊपर है, ये आधा रह है। और जैसे मैंने कृष्ण लिखा, ये कृष्ण, तो कृष्ण में नीचे री लग रहा है, ये आपका री का उदाहरण है। समझ में आई बात? ये ध्यान रखेंगे। इसको अपन को कैसे खोलना चाहिए, ऐसे वर्णों को आपको तुरंत खोल लेना चाहिए। जैसे आपको एक सवाल दिया था आरपीएससी ने कि द्वंद्व शब्द का सही रूप बताओ इसका, तो अब अपन को इस वर्ण को खोलना है। तो कैसे खोलोगे? तो देखो, सिर पे कौन चढ़ रहा है? दे, और पैरों में पड़ा है बे। तो सिर पे चढ़ने वाला तो कैसा हो गया? आधा। और पैरों में कौन पड़ा है? आपके पैरों में कौन पड़ा है? बे। हाँ सर। चलो तो देखो ध्यान से, सिर पे कौन चढ़ रहा है? दे, और पैरों में कौन पड़ा है? बे। तो मैंने यहां लिख दिया बे पूरा। तो सिर पे चढ़ने वाला तो आधा, और पैरों में पड़ा है वो पूरा। अब बिंदी की बात आई कि सर बिंदी कहाँ लगाऊं? तो आधे वर्ण पर मात्रा नहीं लगती, तो किस पे लगेगी? बे पर। फिर दूसरा दे खोला, सिर पे कौन चढ़ रहा है? दे, पैरों में कौन पड़ा है? बे। खुल गया? ये खुल गया। अगला देखो आप, जैसे आपको दिगु खोलना है, जैसे आपको दिगु खोलना है, तो दिगु में देखो, सिर पे देखो, सिर पे कौन चढ़ रहा है? दे, आधा। पैरों में कौन पड़ा है? बे, आधा। अब मात्रा ई की किस पे लगाऊं? दे पे कि बे पर? तो ये बे पे लगेगी पूरे पर, ये बे पर। दे, बी और गु, ये देखो गु को ऐसे कैसे लिख से, द बी गु। ठीक है। जैसे आपको ग्रह खोलना है, ग्रह खोलना है, तो देखो सिर पे कौन चढ़ रहा है? गे, आधा। पैरों में कौन पड़ा है? रे। अब ये देखो इधर गिर रहा है, तो रे कैसा होगा? पूरा। और गे रे है, खुल गया ग्रह, खुल गया। जैसे देखो आप, और देखिए आप, आपको खोलना है चिन्ह, तो देखो ची, और सिर पे कौन चढ़ रहा है कैसा? आधा। पैरों में पड़ा कौन है? ने, पूरा। जैसे आपको जिभ्या खोलना है, जैसे आपको जिभ्या खोलना है, तो ये रहा जी, सिर पे कौन चढ़ रहा है? आधा। पैरों में पड़ा है बे पूरा, आ की मात्रा बे पर लगेगी, ये खुल गया जिभ्या, खुल गया। और वर्ण आप कठिन से कठिन बताओ, कोई कोई सबसे कठिन बताओ, सबसे कठिन, सबसे कठिन बताओ जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कठिन है, सर इसको कैसे खोल सकते हैं। जैसे मुझे धर्म खोलना है, तो धर्म को खोलो। देखो धै, अब सिर पे कौन चढ़ रहा है? रे, कैसा होगा? आधा। ये हो गया पूरा धर्म, हो गया ना पूरा। जैसे मुझे कृष्ण खोलना है, कृष्ण खोलना है, तो सिर पे कौन चढ़ रहा है? कै, नीचे कौन पड़ा है? री, और फिर से और ने, ये कृष्ण खुल गया। जैसे मुझे सबसे कठिन है प्रहलाद, प्रहलाद खोलना है, तो बताओ सिर पे कौन चढ़ रहा है? पे, नीचे पैरों में कौन पड़ा है? रे, पूरा, है ना, पैर रे। अब फिर सिर पे दोबारा चढ़ रहा है कौन? है, आधा। पैरों में कौन पड़ा है? ले, और ये प्रहलाद खुल गया आपका। जैसा आपको गहवर खोलना है, गहवर का मतलब गड्ढा, गे, और सिर पे कौन चढ़ रहा है? पैरों में कौन पड़ा है? बे, और ये गहवर खुल गया। आप बताओ कौन सा वर्ण खोलना है आपको, आप बताओ फटाफट से कौन सा वर्ण खोलना है आपको। लिखो, कोई शब्द लिखो ऐसा कठिन से कठिन जो आपको नहीं आता है। जैसे आपको, जैसा आपको ट्रक खोलना है, जैसे आपको ट्रक खोलना है, ये ट्रक खोलना है, ये ट्रक खोलना है, या आपको ये ड्रम खोलना है, तो देखो सिर पे कौन चढ़ रहा है? टे, तो टे तो हो गया आधा, और इधर गिरा पड़ा है ये कौन है? रे, टे रे के। जैसे ड्रम, तो देखो सिर पे कौन चढ़ रहा है? डे, आधा। पैरों कौन पड़ा है? रे,
और ये खुल गया आपका ड्रम, खुल गया, भ्रांति खोल ले लो, ये भ्रांति, ये भ्रांति खोल दिया। सिर पे कौन चढ़ रहा है? भय, भय कैसा होगा? आधा। नीचे कौन पड़ा है? रे, ये रे लिख दिया मैंने। आ की मात्रा किस पे लगेगी? आ पर, और बिंदी भी कहाँ लगेगी? ऊपर। भय रा, भय रान, और ये ती भ्रांति। ठीक है, ऐसी। और बताओ कोई आपको लग रहा हो बहुत भयंकर तरीके से कठिन लग रहा हो तो बताओ। अब देखो आपको बताता हूँ, 6 और त्रय। अब देखो त्रय सही तरीके से त्रय ऐसे लिखा जाता है, वो अपन सुविधा के लिए लिख देते हैं वैसे। 6 त्रय, और ये आपका गे, और ये आपका श्रय। कैसे खोलोगे आप? देखो इसमें बन रहा है ऊपर, ये यूं जा रहा है, ये है के, आधा सिर पे चढ़ रहा है ऊपर, और ये नीचे यूं बन रहा है ना, यूं, ये यूं बन रहा है, ये इसमें सैसलगम वाला बन रहा है, तो ये सैसलगम वाला बन गया। त्रय देखो सिर पे कौन चढ़ रहा है? तय, कैसा है? आधा। नीचे कौन पड़ा है? तो रे आधा है। देखो ये देखो सिर पे कौन चढ़ रहा है? जय जलेबी वाला, तो ये जय जलेबी वाला। नीचे कौन पड़ा? ये गांठ लग रही है, वो ये गांठ इसकी है, ये की। ऊपर देखो सिर पे कौन चढ़ रहा है? सैसलगम वाला, ये सै कैसा? आधा। नीचे कौन पड़ा है? रे, ये सै रे खुल गया। बोलो, तुमको जिंदगी में कहीं पढ़ी नहीं होगी ना देखी होगी तुमने। क्लास रुक रही है? क्यों रुक रही है भाई, समझ में नहीं आ रही। अब देखो सही चल रही है क्या? रिफ्रेश कर दी मैंने, अब बताओ सही चल रही है क्या? बताओ सही चल रही है क्या? सही है ना? और कोई शब्द बताओ, आपको कोई लग रहा हो कि भाई इस वर्ण को खोल के बताओ। है ना? बताओ, आप कोई लग रहा जैसे विद्या खोलना आपको, विद्या, तो बी, और सिर पे चढ़ रहा दे, नीचे पड़ा ये विद्या। बताइए आप, कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि सर और बताओ कोई शब्द। समझ में आ गया कि ये जब तो आगे चले? अगर समझ में आ गया हो तो बता दो फटाफट से। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो वर्णमाला की परिभाषा पढ़ाई है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कैसे देखते हैं, तो जहां वर्णमाला शब्द का प्रयोग किया है उसका उत्तर 44 है, और वर्णमाला शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो उत्तर क्या है? 52 है। वर्तमान शब्द का प्रयोग किया है तो उत्तर 53 है। परंपरागत देखें तो 11 और 33 है। परंपरागत वर्णमाला में देखें तो 44 है। आगत या ग्रहित स्वर ओ है, अंग्रेजी से लिया है, और विशिष्ट व्यंजन वो लय है, मराठी भाषा से लिया है। ठीक है, अगला देखिए आप। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, जबकि हिंदी में वर्णों की संख्या है 52 होती है। ध्यान रहे वर्तमान में हिंदी में वर्णों की संख्या 53 हो गई है। कैसे हो गई है 53? वो मैंने आपको कंप्लीट समझा दी। 44 वर्णमाला में किस प्रकार से है, 2 अयोग वाह कौन से हैं, 2 उच्छिप्त कौन से हैं, 4 संयुक्ताक्षर कौन से हैं, 1 विशिष्ट व्यंजन होकर के 53 हो गए हैं। और ये मैंने आपको इनको समझने की ट्रिक बता दी है, ताकि आपसे कभी भी ऐसे शब्दों को खोलते समय गलती नहीं होगी। क्लियर हो गया? ये आपकी क्या हो गई है? वर्णमाला कंप्लीट हो गई है। अब वर्णमाला कंप्लीट के बाद में अपन का चलते हैं अपन सबसे पहले स्वर पर।
बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना कुलदीप जी। तो देखो अब ये चीज आप कोर्स लेने से ही पता चलता है कि भाई घर का काम तो है नहीं है, तो बिना कोर्स लिए कैसे पता चले? कोई किताब तो ऐसे समझा सकती नहीं हमको, आप जानते हैं। चलो भाई, अब चलते हैं अपन स्वर पर। तो आप में से कोई बताइए कि स्वर किसको कहते हैं? स्वर। तो स्वर देखो, हर ध्वनि में स्वर छुपा रहता है। हर ध्वनि में स्वर छिपा रहता है। स्वर छुपा रहता है। कोई सी भी ध्वनि बोलो दुनिया की, उसमें आपको क्या मिलेगा? स्वर ही मिलेगा। देखो स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर निर्बाध रूप से बोले जाते हैं, बिना बाधा के। स्वर निर्बाध रूप से बोले जाते हैं। निर्बाध रूप से बोले जाते हैं। बिना बाधा के ही बोले जाते हैं स्वर। आप देखिए कि ये नया बैच आपको एक बहुत तरीके से खुशी देगा। आपको पूरी चीज अपडेट चीज पढ़ाई जाएगी एकदम। इसमें आपकी कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बहारी, एनसीईआरटी, मेरा नोट्स, मेरे गुरु के नोट्स है ना। मेरे गुरु को मैं हर हमेशा याद रखता हूँ। तो गुरु के बिना तो सब चीज अधूरी है। सब चीज इसमें मिलेगी। कोई प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। कोई प्रश्न, चाहे भारत की कोई भी परीक्षा क्यों न हो, आप देखिए आपको हर चीज ऐसी मिलेगी कि बिल्कुल हम एकदम मिक्स, हर किताब का मैटर आप इसमें पढ़ रहे हैं। तो बताओ आप क्या लिखे? तो स्वर की परिभाषा क्या होगी? बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो अपन इसकी क्या लिखें? अपन सबसे पहले परिभाषा। तो क्या परिभाषा होगी? देखिए, जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय मुख में रुकावट पैदा नहीं होती है। मुख में रुकावट पैदा नहीं होती है। पैदा नहीं होती है। अब मुख में रुकावट से मतलब क्या है? जीभ का स्पर्श करना है। रुकावट का मतलब क्या है? जीभ का स्पर्श करना है। जैसे आप बोलो स्वर ए, आ, ई उ ऊ, जीभ जरूर हलेगी लेकिन जीभ स्पर्श कहीं पे नहीं करेगी।
और आप व्यंजन बोल के देखो कै, वहीं पे बैठे बैठे बोलो कै, तो जीभ अगले निचले मसूड़ों को आके टच करेगी, निचले दांतों के पास आएगी और टच करेगी, कै खे गे घे है ना। और ए आ ई उ ऊ, ओठ हो सकते हैं, हल सकते हैं, जीभ हिल सकती है, लेकिन टच नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं रुकावट पैदा नहीं होती। तो जिन वर्णों को बोलते समय मुख में रुकावट पैदा नहीं होती है, वायु सीधी बाहर निकल जाती है, वायु सीधी बाहर निकल जाती है, वायु सीधी मुख द्वार से बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है भाई। स्वरों को बोलते समय मुख में घोष, नाद, गूंज उत्पन्न होती है, अतः सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। नोट करना चाहो वो नोट करो, कर लिया हो तो आगे चले। लिख दिया। कमाल वैच मिलेगा आपको, एक कमाल, सफल वैच है, सफल। लिख दिया हो तो बोलो, चले आगे। अगला दूसरी परिभाषा लिखो आप इसकी, जिन वर्णों को अन्य किसी वर्ण की सहायता लिए बिना ही बोल दिया जाता है, लिए बिना ही बोला जाता है, या जिन वर्णों को स्वतंत्र या निर्बाध रूप से बोला जाता है, निर्बाध रूप से बोला जाता है, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या
हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और स्वरों में कोई बदलाव, मतलब स्वरों की संख्या में कोई बदलाव आज तक नहीं आया, न आएगा। स्वर 11 ही रहेंगे। महाभारत की तरह चाहे युद्ध में चाहे कर्ण मर जाए तो भी कुंती के बेटा 5, और चाहे अर्जुन मर जाए तो भी कुंती के बेटा 5 ही रहेंगे। ऐसे ही स्वरों में कोई भी आके घुस जाए चाहे निकल करके चले जाए, संख्या 11 ही रहेगी। स्वरों की संख्या कितनी रहेगी बताओ? 11 ही रहेगी। देखो कैसे रहेगी। जैसे मैंने लिखा ए, मैंने लिखा आ, छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई, छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, आपको बोला री, आपका है ए, फिर आपका आई, आपका ओ और आपका औ। अंग ए इसमें आएगा नहीं क्योंकि वो अयोगवाह है, अयोगवाह है। आपको सबको इसकी मात्राएं पता होना चाहिए। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा ये वाली होती है। छोटी ई की मात्रा अपन ऐसे लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा अपन ऐसे लगाते हैं, छोटा ऊ ऐसे बनाते, बड़ा ऊ ऐसे बनाते, री ऐसे बनाते हैं। ए की मात्रा दिखाई नहीं दे रही लेकिन एक होती है, आई पर एक दिख रही है लेकिन मात्रा 2 होती है। ऊपर नीचे एक डंडी, एक मात्रा, नीचे एक डंडी और 2 मात्रा। ये आपके स्वर होते हैं। अब स्वरों में जो नया बदलाव चल रहा है वो क्या चल रहा है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। एक वर्ण पर मैंने ये बना दिया चौकोर बॉक्स। देखिए शुरुआत में हमारे यहाँ जो वर्णों की संख्या थी वो 12 थी। स्वरों की संख्या कितनी थी? 12 थी। अब जिसमें संस्कृत के 2 स्वर शामिल थे, एक तो था लरी और एक था री। 1975 में नागपुर में पहला हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ। तब ये बातें चली कि भाई ये जो लरी है ये संस्कृत का स्वर है और री तो फिर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन री तो कोई मतलब की चीज ही नहीं है, कहीं यूज होता नहीं, प्रयोग होता नहीं इसका। तो इसे लरी को हटाया जाए। तो इस लरी को तो उन्होंने तभी हटा दिया उसी टाइम पर के कि इसको हटा दो। तो स्वरों की संख्या 12 में से अब अपन के पास में इसको हटाने पर कितनी बच गई? 11। अब कुछ विद्वान अब मुद्दा उठा रहे हैं, नए नए विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहे हैं कि भाई जब तुमने संस्कृत का स्वर लरी था उसको हटा दिया तो भाई री को क्यों रखा, री को भी क्यों रखा आपने? तो बात तो उनकी भी जायज है कि री भी संस्कृत का है, तो फिर क्या करे कि इसको हटाओ तो इनकी संख्या 10 बचेगी फिर। तो कुछ विद्वान थे बीच के बिचौंधे, उन्होंने कहा कि भाई ये बात है कि तुमने पहले 12 में से तो 11 करवा दिए इनको, और अब 11 में से इसको हटा देंगे तो 10 रह जाएंगे। फिर कोई नया विद्वान आएगा वो कहेगा कि ये भी खराब लग रहा है, ए आई भी या ओ औ भी, कोई सा इनको भी हटाओ, तो फिर तो स्वरों की संख्या घटती चली जाएगी। तो फिर क्या रास्ता करे कि कोई नया वर्ण ग्रहण किया जावे जो चलन में आ रहा हो। अब हमारी हिंदी बड़ी सीधी सादी है, इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, डच, यूनानी, अंग्रेजी, अंग्रेजी के तो इतने शब्द आ गए। हिंदी तो आदि बोल रहे हैं, आदि तो अंग्रेजी चल रही है। आजकल के लोगों को हिंदी समझ में कम आने लगी, अंग्रेजी ज्यादा समझ में आने लगी है ना। गाने देखो आजकल के फिल्मों के आधे गाने अंग्रेजी में आधे हिंदी में। पहले के हिंदी गाने बनते थे, क्या दम होती थी उन गानों में, है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये थे हिंदी गाने, इनमें हर शब्द में दम होता था। और आजकल के ऐसे गाने आ रहे हैं न कुछ समझ में आता, टक पक डांस किया, चलो भाई 2.5 मिनट 2 मिनट में खत्म गाना। अंग्रेजी की मेला में
बोले वाट इज दिस गैला में, ऐसे ऐसे शब्द अंग्रेजन आ गई मेला में, बोले वाट इज दिस गैला में, ऐसे ऐसे गाने आ गए हैं। बताओ क्या आ गए हैं। तो उन्होंने कहा ग्रहण करो तो ऐसा करो जो चलन में आ रहा है। आपकी बहन से पूछा मम्मी कहाँ गई है भैया को दिखाने के लिए, तो आप बोलोगे डॉक्टर के गई है, छोटा सा बालक। तेरी बहन पढ़ने कहाँ गई है कि कॉलेज गई है सा। कोई नहीं बोले कि महाविद्यालय गई है। बोलो आप में से बोले पापा कहाँ गए, ऑफिस गए हैं। कोई नहीं बोले कि कार्यालय गए हैं। आप बताओ मुझे कोई बोलता हो तो। यानी अंग्रेजी का एक वर्ण जो चल रहा है उसका नाम न तो आ है, न तो ये डॉक्टर है, न ये डॉक्टर है, न ये ओ है, ये डॉक्टर है। दोनों के बीच का मामला है। तो आपने एक अंग्रेजी वर्ण ग्रहण कर लिया जिसका नाम है ओ। ये वर्ण आपका ग्रहण कर लिया है, और ये जो वर्ण है ये उ और ए के बीच का नहीं है। ये वर्ण आपका ग्रहण किया है आ और ओ के बीच का वर्ण है। आ और ओ। आपको सवाल पूछ ले कि ये ओ ध्वनि किन स्वरों के बीच की ध्वनि है, तो ये ध्वनि है आ और ओ के बीच की ध्वनि है, न कि उ और ए के बीच की ध्वनि। ये न तो आ है, आ तो ऐसे होता है आज, ये तो आज। और देखो आ, आंख, आंख, ये आ है, ये आ है, लेकिन ये ओ है, ये ओ है, ये आ है, ये आ है, ये ओ है। ध्यान रहेगा आपको तीनों में अंतर है। तो आपका ये वर्ण ग्रहण किया है हिंदी ने नया, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रहित स्वर, इसी का नाम पड़ गया आगत स्वर, इसी का नाम पड़ गया नया स्वर। ये नया आया है हमारी हिंदी में, इसलिए इसे मेहमान स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेहमान स्वर कहते हैं। तुम कहोगे सर ये री आ गया, अब संख्या 12, री की जगह पर ओ आ गया तो क्या संख्या 12 होगी? अरे भाई जब ओ को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेंगे तो री हट जाएगा, ओ आ जाएगा, संख्या 11 ही रहेगी। संख्या में कोई फेर बदल नहीं होगा। अभी री भी नहीं हटा है और इसको ग्रहण कर लिया है। एनसीईआरटी की जो नई किताब आई है आपकी, उस व्याकरण में आपको इसको ग्रहित स्वर के रूप में दिखाया गया है, और सवाल भी 2 बार 3 बार पूछ लिया गया है। एमपी की फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से ग्रहित स्वर कौन सा है, तो वो ओ है। आगत कौन सा, ओ। नया कौन सा है, ओ। मेहमान कौन सा है, ओ। किन स्वरों के बीच की ध्वनि है, तो ध्यान रहेगा आ और ओ के बीच की ध्वनि है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? नोट आप ध्यान रखेंगे, ये अंग है, इस पर अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ये आपके कौन है? अयोगवाह है। अयोगवाह क्यों कहते हैं? तो न तो ये स्वर है, न ये व्यंजन है, इनकी गिनती न स्वरों में होती है न व्यंजनों में होती है, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ए योग वाह, ए के योग का वहन करते हैं कौन? ये अनुस्वार और विसर्ग ए के योग का वहन करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अयोगवाह। क्या पूर्ण तरीके से संतुष्ट है? समझ में आ गई? इस तरीके से अपन स्वरों को पढ़ेंगे, स्वरों के भेद पढ़ेंगे। कितने तरीके के स्वर आपको मैं नए बताऊंगा, कितने तरीके के व्यंजन आपको नए बताऊंगा, अरबी फारसी से आए हुए व्यंजन कौन कौन से उनको बताऊंगा, कौन कौन से व्यंजन आपसे अलग से पूछे जा सकते हैं वो बताऊंगा। ऐसे व्यंजनों के भेद भी आप पढ़ेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं। जिनमें भी काम के होंगे वो मैं आपको मोस्ट लगाऊंगा कि ये काम के हैं, ये व्यर्थ है, इनको थोड़ा सा अपन अलग रख लेंगे। इस टाइप से आपकी पूरी वर्णमाला पढ़ाएंगे। ऐसे ही आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, यानी उसमें आपको पूरी ट्रिक बताऊंगा। 1 सेकंड में आप तत्सम शब्द को कैसे पहचान सकते हैं, तद्भव को कैसे पहचान सकते हैं, देशज को कैसे पहचान सकते हैं, विदेशी को कैसे पहचान सकते हैं, सेकंडों में रूढ़ शब्द को कैसे जान सकते हैं, सेकंडों में यौगिक, सेकंडों में ही आप योग रूढ़ को कैसे पहचान सकते हैं, संज्ञा को आप कैसे अलग अलग कर सकते हैं, संज्ञा
व्यक्तिवाचक कब होगी, जाति कब होगी, इसके अपवाद क्या है ना, भाववाचक कब होगी, इसके अपवाद क्या है, संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, यदि हमें संज्ञा जातिवाचक से भाववाचक बनानी है तो कैसे बनाएंगे, है ना, विशेषण से भाववाचक बनानी है तो कैसे बनाएंगे, क्रिया से भाववाचक बनानी है तो कैसे बनाएंगे। इसी प्रकार से सर्वनाम है, सर्वनाम में कई जगह पर आप आता है, दो दो तीन तीन सर्वनामों में, वो आपको हम अलग अलग कैसे करेंगे, समझे आप मेरी बात। ये मध्यम पुरुष कब होगा, आपका निजवाचक कब होगा, अन्य पुरुष कब होगा। जैसे यह वह का प्रयोग दो सर्वनामों में होता है, तो ये दोनों में अलग अलग कब होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। यह वह सार्वनामिक के रूप में कब आएंगे, यानी विशेषण के रूप में ये कब आते हैं, इसको हम अलग करेंगे। इसी प्रकार से आपको संधि में आपको बड़ा मजा आने वाला है। संधि से हम आपके 8-9 टॉपिक क्लियर कर देंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, अनेकार्थक, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि विच्छेद, है ना, आपका संधि करना, ये सब चीज आपकी वहां से शब्द शुद्धि का करीबन 70% भाग संधि से ही पूरा हो जाता है। तो ये सब चीज आपको बहुत कलात्मक तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। शानदार तरीके से जुड़े रहिए, और अगली जो वीक है उससे मैं आपका साहित्य चालू कर दूंगा। ठीक है सा, कैसा लगा, बढ़िया, समझ में आया तो लिखो कमेंट में। बाकी का मिलते हैं कल नहीं मतलब अगली क्लास सोमवार को।